दोस्तों, बरसात के मौसम में लोग कंस्ट्रक्शन से बचते हैं, परहेज करते हैं कि वहां पे अगर अभी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया और पानी भर गया तो उनका मसाला सूख नहीं पाएगा और उनकी जमीन कच्ची रह जाएगी, उनकी बिल्डिंग टूट जाएगी और वो ठीक से पक नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डैम, बड़े बड़े डैम्स हो गए, पुल हो गए, ब्रिजेस हो गए, जो कि पानी के अंदर बनते हैं, समुद्र की गहराई में बनते हैं, कैसे बन पाते हैं? बहती नदियों के बीच में और समुद्र के बीच में जो पुल बनते हैं वो कैसे बन पाते हैं? उनके पीछे की साइंस क्या है? इंजीनियर्स कैसे बना पाते हैं जबकि उधर तो चारों तरफ पानी ही पानी है? दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यही बात बताने वाले हैं। उफान मारते समुद्र में पुल कैसे बनाते हैं इंजीनियर्स? दोस्तों, आखिर कैसे होता है सब कुछ? अब ये जान के आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी आपने ये सोचा है कि एक्चुअली में नदी के बीच में पिलर कैसे बनाए जाते हैं? बहती नदी के बीच में और समुद्र के बीच में। अगर ये सवाल आपके पास है तो इसका जवाब भी हमारे पास है। हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, मुंबई की शान बन चुका बांद्रा बरली सी लिंक हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। गंगा नदी पे बना हुआ महात्मा गांधी सेतु और न जाने कितने ही ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा पे बने हुए ये सेतु जो बनाए गए हैं हमारे बेहतरीन इंजीनियर्स ने, वो आखिर कैसे बने हैं? ये बहती नदियों पे बने हुए हैं और आपने उसके ऊपर कभी न कभी सफर भी किया होगा। आपने देखा होगा कि समुद्र और नदी के पिलर्स कैसे टिकाए जाते हैं बहती नदी के बीच में। रोजाना हजारों लाखों गाड़ियों का वजन वो कैसे सहते हैं, जिसके ऊपर ट्रॉलीज, टैंकर्स, ट्रेन सब कुछ गुजरते हैं। वो कैसे संभाल पाते हैं और वो बनते कैसे हैं? सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुल कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। बीम ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिजेस, आर्क ब्रिजेस, मूवेबल ब्रिजेस। दोस्तों, इंजीनियरिंग के तहत कई तरीके के होते हैं ये ब्रिजेस और ये डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पर किस टाइप का बनने वाला है। और क्योंकि हर जगह पुल नहीं बनाए जा सकते तो पानी के पुल बनाना जमीन के पुलों से ज्यादा मुश्किल होता है। नदियों या समुद्र पे पुल बनाने से पहले दोस्तों कई चीजों का ध्यान रखा जाता है और वो चीजें ये हैं दोस्तों, जैसे पानी की गहराई कितनी है, पानी कितनी स्पीड से बह रहा है, पानी की निचला हिस्सा कितनी नीचे है समुद्र या फिर नदी के, और नीचे की मिट्टी कैसी है, ब्रिज के ऊपर कितना भार पड़ेगा और उसपे कितनी गाड़ियां चलेंगी। इन सब पे ध्यान दे के रिसर्च होती है और फिर पुल का निर्माण शुरू होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नींव डाल दी और वो चालू हो गया। आपको एक और बात बताने की जरूरी नहीं कि बिल्डिंग्स और जमीन पे अगर कोई इमारत बन रही है तो उसकी ही नींव रखी जाती है। दरअसल पानी के भीतर भी नींव डाली जाती है और उसके बाद ही सारी प्रक्रिया शुरू होती है और पहले ही प्लान बनाया जाता है कि कैसे शुरू होगा पुल का काम। दोस्तों, पानी में जो नींव रखी जाती है उसको कोफर डैम कहते हैं। ये कोफर डैम ड्रम के जैसा दिखता है और दोस्तों इसे क्रेन की मदद से पानी के बीच में फिट किया जाता है। इनको स्टील की बड़ी प्लेट्स के जरिए बनाया जाता है। इसका शेप गोल या स्क्वायर भी हो सकता है। ये मिट्टी और नदी की लंबाई और गहराई पर डिपेंड करता है कि कोफर डैम कहां और कैसे रखा जाएगा। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ड्रम की तरह होता है। आमतौर पे कोफर डैम बहुत मजबूत होता है जिसे स्टील से बनाया जाता है। सबसे पहले इसे पानी के बीच में रख के उसके आसपास के पानी को हटाया जाता है। अब आप देखिए दोस्तों, उसके आसपास तो पानी बहता रहता है, लेकिन उसके अंदर जो घुसता है, उसके अंदर जो घुस रहा है उसे निकाला जाता है कंटिन्यूअसली, ताकि अंदर जो सीमेंट और कंक्रीट डाला जाए उसके ऊपर पानी उसे गीला ना कर दे और वो खराब ना हो जाए। अंदर नहीं जा पाता दोस्तों, ऐसी उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। जैसे किसी ग्लास में स्ट्रॉ रख देते हैं वैसे ही। और दोस्तों, हालांकि बाद में इसमें जो पानी भर जाता है उसे भी धीरे धीरे निकाला जाता है। इस कोफर डैम के नीचे की मिट्टी देखकर ये पता लगाया जाता है कि किस तरीके का पिलर यहाँ गाड़ा जाएगा। उसके बाद पिलर बनाने का काम शुरू होता है। इसके बाद में इंजीनियर्स इसके अंदर जाके काम करते हैं और फिर सबसे मजबूत पिलर सबसे पहले बनाया जाता है। फिर ब्रिज का बाकी का काम शुरू होता है। हालांकि जब पानी गहरा होता है तो इस कोफर डैम की मदद से पुल नहीं बनता। जहां पानी ज्यादा गहरा होता है वहां पे रिसर्च करके पानी में पॉइंटर्स बनाए जाते हैं कि जमीन कैसी है और वहां गड्ढे किए जाते हैं और उनमें पाइप डाले जाते हैं और वहां का पानी को बाहर निकाला जाता है। फिर इन पाइप्स में सीमेंट के मिक्सचर भरे जाते हैं। इस हिसाब से ऐसे कई पाइप्स हैं जो कि एक पिलर को बनाने में यूज किए जाते हैं। दोस्तों, किसी ब्रिज को बनाने में
सबसे अहम जो बात होती है वो उसकी नींव ही होती है, इसलिए उसे बहुत समझदारी और सावधानी से रखा जाता है, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों, अगर नींव ही कच्ची रह जाए तो इमारत ही खराब हो जाती है। इसलिए नींव को सोच समझ के रखा जाता है दोस्तों। फिर तो चाहे वो जमीन में बन रही हो चाहे पानी में बन रही हो, लेकिन पानी में बनाना ऑब्वियसली ज्यादा कठिन होता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा देख समझ के इंजीनियर्स की मदद से और बहुत ज़्यादा पहले ही रिसर्च की जाती है कि क्या बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले हैं, उसके बाद ही वो बनाया जाता है। अब पुल कैसे बनता है? दरअसल आधे से ज़्यादा काम दूसरी साइड पे चल रहा होता है, जहाँ से पुल के ब्लॉक वगैरह बनते हैं और वहाँ से उठा के वहाँ लाए जाते हैं। जैसे जैसे पानी में खंभे लगते जाते हैं, वैसे वैसे ही उसके ऊपर की रोड भी तैयार की जाती है धीरे धीरे। ये सीमेंट और कंक्रीट के बड़े ब्लॉक्स पहले कई और बनाए जाते हैं दूसरी साइड पे, और उन्हें उठा के पुल की साइड पे लेके आया जाता है। ये बड़े ब्लॉक को ले जाने के लिए कभी कभार बड़ी बड़ी शिप्स का भी इस्तेमाल इस सहारा लिया जाता है। ऐसे इन ब्लॉक्स को सेट करने का काम शुरू होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप एक पुल तैयार होता है। दोस्तों, अब अगर लग रहा है कि काम खत्म हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये ब्रिज कभी खत्म नहीं होता इसका काम, क्योंकि जब भी ब्रिज बनता है तो वो एक तय वक्त के लिए बनता है, चाहे वो 100 साल हो, 150 साल हो। फिर ब्रिज किसी काम का नहीं रहता, उसको समय समय पे उसकी देखभाल की जाती है, उसे रिपेयर किया जाता है, जरूरत पड़ती है दोस्तों इसकी भी। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो हो गया, और कई मर्तबा इनको चेक भी किया जाता है इंजीनियर्स के जरिए कि क्या वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, कहीं इसके अंदर कोई गड्ढे तो नहीं हो गए। और ये जो चेकिंग होती है कई इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से होती है, और उनसे चेक किया जाता है कि अंदर का हिसाब किताब कैसा है, जैसे कि मैग्नोमीटर, आयनोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी। दोस्तों, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बताते हैं। इसे कंक्रीट के बीच में बने गड्ढों का भी पता लगाया जाता है कि अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है, यानी कि बिना अंदर जाए आप कैसे पता लगाएंगे? वो इंफ्रारेड थर्मोग्राफी की मदद से ही पता लगाएंगे, क्योंकि उससे एक इमेज बनती है जिससे पता लग जाता है कि अंदर कितने होल्स हैं, स्पेसेस हैं, जिनको भरे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो कच्चा रह जाएगा या फिर पुल ढह सकता है, और उनको रिपेयर किया जाता है समय समय पे। दोस्तों, खंभों की जांच इससे आराम से की जाती है, और फिर उसे सही भी किया जाता है ताकि वो 100-150 साल से अब 200-250 साल भी चल जाए। दोस्तों, आपको ये बताने की जो इतने बढ़िया सुंदर ब्रिजेस, पुल्स बनाए जाते हैं पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, नदियों के ऊपर, ये कोई आम बात नहीं है। इस पे कई साल लगते हैं और कई करोड़ों रुपए का खर्चा भी आता है, जिसे हमारी सरकार मिलकर बनाती है और कई सारे काबिल इंजीनियर्स और साइंटिस्ट मिलकर बनाते हैं। दोस्तों, आपको भी अगर हमारे देश की इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो आजकल तैयार हो रहा है उस पे गर्व है, और अपने भारत देश पे गर्व है, उसके मॉन्यूमेंट्स के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके ब्रिजेस के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए, सिटीज के लिए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना, और साथ में ये भी बताना कि आपका फेवरेट फ्लाईओवर या ब्रिज कौन सा है, या फिर मॉन्यूमेंट कौन सा है जिसको देख के आपके दिल में भी आवाज आती है कि भाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए हर रोज लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले कि आखिरकार ब्रिजेस कैसे बने जाते हैं पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।